गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आ जाओ, जल्दी जल्दी से शुरू करें क्लास। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। चलो भाई, आज नेहरू जयंती है, 14 नवंबर है और हम मॉडर्न इंडिया पढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ में आज जो टॉपिक है हमारा वो भी है रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। एक सेकंड बच्चे। हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन, इसके बारे में थोड़ा सा तो हम पढ़ ही चुके हैं और अब हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण एक टॉपिक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब भारत के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे संगठन बनना शुरू हो गए थे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जब गुड मॉर्निंग बंद होगा तो मैं समझ जाऊंगा सब आ गए। नमस्ते नमस्ते बच्चे। कल काफी बातें होने लगी थी क्लास के अंत तक जाते जाते। ये देखो मेरे पास रखा है ब्रह्मास्त्र, इसको मैं चला दूंगा, ठीक है? ऐसी नौबत ना आए। क्लास की शुरुआत में ही तुमको धमकी धमकी दे करके थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूं। बस अजय राजपूत आपस में हाल चाल चलने लगा। सबका सबका नमस्ते बेटा, सबका नमस्ते, किसी को नहीं छोड़ता हूं। आज बिहार इलेक्शन का रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो सभा बताने लगी तो अजय को ब्रह्मास्त्र चला ही दूंगा मैं। मानिक का नाम लूं? अरे तो मानिक कहाँ है? मानिक कहाँ है? मैं दिल्ली में हूं बेटा। चलो शुरू करते हैं बातचीत अपनी, है ना? अब देखो, अभी तक हम क्या देख रहे थे, तुम लोगों को याद है, मैं हमेशा कहता हूं कि सरल तरीके से कहानी तुमको जब समझ में आ गई तो तुमको याद है छोटे छोटे संगठन बनने लगे। कोई फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं, छोटे छोटे संगठन क्रांतिकारियों के बनने लगे हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा बड़ा संगठन नहीं बनकर के सामने आया जिसको कहा जा सके कि ये अपने स्वरूप में अखिल भारतीय क्रांतिकारी संगठन है। ठीक है? तो अभी भी स्थानीय स्तर, स्थानीय क्षेत्रीय संगठन बन रहे थे, लेकिन अब हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े संगठन की जो आगे चलकर इस देश की क्रांतिकारी धारा का प्रतिनिधि संगठन बन गया। प्रतिनिधि संगठन का मतलब है कि किसी का नाम लेना हो तो आप उसका नाम ले लें, यानी वही प्रतिनिधि है, प्रतीक है। और इसका नेतृत्व किया
क्रांतिकारियों की एक ऐसी पीढ़ी ने जिसके बारे में आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो सुन लीजिए, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, या इसको कहते हैं HRA। सुना है HRA के बारे में? सौम्या का बर्थडे है, सौम्या को खूब शुभकामनाएं बेटा, खूब पढ़ो, खूब बढ़ो, IAS बन जाओ। ठीक है ना? अजय बेटा कमेंट्स के लिए बिल्कुल भी प्रवोक नहीं करो, है ना। अभी बिल्कुल शुरू किया है करमवीर, ठीक है। बिल्कुल भी उसको बर्थडे विश करने वाले जो बच्चे हैं वो विश कर दें, मैं नहीं रोकूंगा। खास दिन होता है सबकी जिंदगी का, लेकिन आपस में बातचीत के लिए प्रवोक नहीं करो, ठीक है ना। बढ़िया, अदिति ने ही जवाब दे दिया, ठीक। बिल्कुल श्रेया, खूब सारा आशीर्वाद है बेटा, खूब जो है आगे बढ़ो जिंदगी में। अब देखो जरा, मुझे मजा, मतलब ऐसा होता है, तुम लोगों ने कवि सम्मेलन और मुशायरा सुना है? बड़े से बड़े कवि जो हैं या शायर हैं, जब महफिल में जाते हैं, अब बहुत बढ़िया नज़म सुना रहे हैं और जनता बैठी उबासी ले रही या आपस में बतला रही है, तो वो फिर एक आधी नज़म सुना के हट जाते हैं। लेकिन अगर आपको बढ़िया सुननी है गज़ल, नज़म और कविताएं, तो आपको उन्हें दाद देनी होगी, वाह वाह वाह, तालियां बजानी होगी। और वो सब नहीं होगा तो क्या होगा? मुशायरा खत्म, कवि सम्मेलन खत्म। आज थोड़ा सा जो है, आज चिल्ड्रंस डे है बेटा, आज चिल्ड्रंस डे है। मैंने एकदम शुरुआत में ही नेहरू जी को याद कर लिया। अब चलो इसको करता हूं बंद, है ना। कहानी सुनाऊं? अच्छा, मैं चाहता नहीं हूं। हाँ बिल्कुल बेटा, चिल्ड्रन डे है तो तुम्हारा ही दिन है आज तो। चलो एक कहानी सुनो, नेहरू जयंती पर एक कहानी सुन लो। एक ग्रीस और रोम की जो धार्मिक परंपरा है, वहां पर एक राजा है और उस राजा की चिंता यह है कि धरती पर ठंड बहुत है और उसको पता है कि स्वर्ग में जो देवता हैं वो आग सेंकते हैं। तो पृथ्वी का संरक्षक एक देवता है प्रोमीथियस। तो प्रोमीथियस ये तय करता है कि स्वर्ग की आग जो स्वर्ग से निकाल कर कहीं नहीं ले जाई जा सकती, उसको मैं पृथ्वी पर पहुंचाऊंगा, ठीक है। चॉकलेट बांट दूं यहीं से, सबको पेटीएम करो, हो जाए अभी। तो प्रोमीथियस ये कहता है कि ये आग मैं चुराऊंगा क्योंकि पृथ्वी पर लोग बहुत परेशान हैं। और प्रोमीथियस स्वर्ग से आग चुरा के लाता है। धरती पर सारे लोग बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं, क्योंकि आप आग के बिना जरा आज के जीवन का विचार कीजिए, बहुत खुश। लेकिन स्वर्ग के देवताओं को जब ये बात पता चलती है तो वो प्रोमीथियस को सजा और श्राप दोनों साथ साथ दे देते हैं। सजा दे देते हैं कि उसको एक सलीब पर लटका दिया जाएगा
जहां पर चील कौवे उसको चोंच मार मार के रोज खाएंगे, लेकिन प्रोमीथियस मरेगा नहीं। प्रोमीथियस का नया खाल हड्डी मांस फिर से आ जाएगा शरीर में। तो प्रोमीथियस जो है वो पृथ्वीवासियों के लिए आग लाता है और इतनी बुरी सजा पा जाता है। सलीब पर लटका है, रोज चील कौवे उसको नोच कर खाते हैं, लेकिन फिर नया मांस आ जाता है तो मरता भी नहीं है, मुक्ति भी नहीं। और उस प्रोमीथियस को पहले तो जो है लोग जब परेशान थे तो प्रोमीथियस की पूजा करते थे, लेकिन आग वाग मिल गई तो उसके बाद प्रोमीथियस को भूल गए। मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने एक बार नेहरू जी के संदर्भ में ये कहानी सुनाई और उन्होंने कहा कि जो नेहरू हैं वो भारत के लिए प्रोमीथियस है, जिन्होंने वो सब किया जो एक मनुष्य अपने जीवन काल में कर सकता है, लेकिन सामान्य साधारण मनुष्य जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन नेहरू को हर कोई गाली देता है ना। मुझे अच्छा लगा, इतने सारे बच्चे आज नेहरू जी को याद कर रहे हैं। और आज हम बात करने जा रहे हैं HRA या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये पहला ऐसा प्रयास है जिस प्रयास के अंदर पहली चीज तो हिंदुस्तान यानी पूरे देश का संगठन बनाना है, दूसरा है रिपब्लिकन यानी इनका विश्वास किस पर है, गणतंत्र पर। यह प्रीलिम्स के लिए ज्यादा जरूरी टॉपिक है। गणतंत्र पर इनका विश्वास है और गणतंत्र पर विश्वास के साथ ये लोग एक अखिल भारतीय संगठन बनाते हैं। कहां से बनाते हैं? HRA की जो स्थापना होती है वो होती है कहां? कानपुर यानी उत्तर प्रदेश, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश के अंदर। और इसी में तुमको वो फेमस कांड भी जो है दिखाई देता है, जो फिल्मों के अंदर आपने खूब देखा होगा, जिसको कहते हैं काकोरी की ट्रेन डकैती। और यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, ठीक है, योगेश चटर्जी और सचिंद्रनाथ सान्याल, इस तरीके के बड़े बड़े नेता हैं। ये वो पीढ़ी है जिसने HRA को बनाया और इन्हीं से जुड़ गए चंद्रशेखर आजाद, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। कहानियां सुननी है तो कमेंट बिल्कुल नहीं करना, क्लास पर फोकस करना वरना बंद कर दूंगा। काकोरी कांड, काकोरी कांड, इनसे जुड़ी बड़ी बढ़िया बढ़िया कहानियां सुन सकते हो आज हमसे। अगर अच्छे कवि या मुशायरे के जो है शायर से अच्छी नज़में सुननी है तो वाह वाह करते रहो, फोकस बनाए रखो, वरना हम इधर से फोकस बिगाड़ देंगे और कह देंगे कि मैं अपनी नज्म रिकॉर्ड कर रहा हूं, इनको बाद में लाइव टेलीकास्ट कर दिया जाए, ठीक है। तो एक तो ये कहानी है जहां पर प्रीलिम्स के बहुत सारे तुम्हारे लिए फैक्ट्स निकलेंगे। समस्या क्या है, जरा समस्या समझ लो। अगर मैं तुम्हारा टीचर तुमसे कहूं कि चलो हम लोग एक नया संगठन बनाते हैं जो अहिंसक ढंग से काम करेगा, प्रार्थना पत्र लिखेगा और जरूरत पड़ी तो जुलूस वुलूस निकालेगा, प्रदर्शन करेगा, रैली करेगा, तो तुम सबके सब कहोगे हाँ सर बढ़िया सर, आज इलेक्शन का माहौल है, बिहार का रिजल्ट भी आ रहा है, अभी थोड़ी देर में हम लोग भी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं। सबको पता चला, मैंने कहा कि अंजलि चुनाव लड़ जाए, ठीक है ना, प्रियांशु चुनाव लड़ जाए, प्रिया को चुनाव
लड़ा दें? अच्छा, स्वराज पार्टी खत्म हो गई बेटा, ठीक है। और चांदनी, संध्या, सभा, तुम लोग सब जाओ अपने अपने चुनाव की तैयारी करो, या चुनाव की तैयारी ना भी करो तो कम से कम एक आंदोलन का निर्माण करें। अब इसमें भी खतरा होता है, पुलिस डंडे मारेगी, कभी पुलिस पकड़ भी लेगी, तमाम सारी चुनौतियां आती हैं, लेकिन फिर भी आप संगठन में शामिल हो जाओगे। लेकिन अगर मान लो तुम्हारे सामने भगत सिंह खड़े हों या चंद्रशेखर आजाद खड़े हों और कहें कि तुम लोग सारे के सारे एक क्रांतिकारी संगठन में शामिल हो जाओ, जिसका उद्देश्य क्या है? सशस्त्र क्रांति, यानी हथियार के बल पर हम एक क्रांति करना चाहते हैं। तो वैसे ही पता चला, मुझे कमेंट बॉक्स बंद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, सबके सब गायब हो जाएंगे। मैं अगर लिख दिया मैंने, जो भी यस सर लिखेगा, ठीक, उसको मैं इसमें शामिल मानूंगा। वैसे सब भगेंगे, क्यों? क्योंकि भाई यहां तो हथियार चलाओगे अंग्रेज मार देंगे। जिसने भी हथियार चलाया अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेज उसका दमन कर देते थे। तो पहली चीज तो क्या है कि हथियार है, और हथियार के साथ साथ दूसरी चीज क्या है कि ज्यादातर समय आपको गुप्त रहना होता है। गुप्त का मतलब गुप्ता जी नहीं होता। गुप्ता जी जो है, कई जगहों पे मैथिली शरण गुप्त पढ़ते हो तुम लोग, है ना, वो वाला गुप्त नहीं। गुप्त का मतलब है सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल और अंडरग्राउंड। क्योंकि पुलिस हमेशा क्रांतिकारियों के पीछे पड़ी रहती है, क्योंकि पुलिस नहीं चाहती कि किसी भी तरीके की हिंसक क्रांतिकारी गतिविधियां हों। अब एक तो गुप्त है, लोग कम है, और दूसरे चाहिए हथियार। भैया अगर अपनी जिंदगी हमने लगा दी किसी काम के लिए, तो रोजी रोटी तो चलनी चाहिए। रोजी रोटी चलनी है तो क्या चाहिए? धन, और अलग शब्दों में कहें तो संसाधन। तो संगठन का करना है विस्तार, पैसा है नहीं, तो इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना एक काम किया जाए। अंग्रेजों का खजाना लेकर के एक ट्रेन जा रही थी, जिसको लखनऊ के पास काकोरी स्टेशन पर रोक लिया गया, खजाना लूट लिया गया, और उसमें जो है इस पूरी कार्यवाही में गोलियां चली। घबराहट में एक साथी ने गोली चला दी। जब गोलीबारी होने लग गई तो उसमें कुछ मृत्यु भी हो गई। लेकिन अंग्रेजों का खजाना लूट लिया गया, बहुत बड़ी घटना थी। पूरा का पूरा नेटवर्क पकड़ लिया जाएगा, और उसमें से 3 लोगों को फांसी और बाकी लोगों को अन्य सजाएं दे दी जाएंगी। ठीक है? हाँ बेटा, स्वराज पार्टी है ना, ये काकोरी ट्रेन डकैती पड़ गई। अब देखो, स्वराज का जो आंदोलन था, मतलब असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने कहा साल भर में स्वराज लाएंगे। अब लड़के तो सीरियसली ले लिए, उन्होंने कहा कि अब गांधी जी स्वराज लाएंगे। लेकिन फिर उन्होंने जब चौरी चौरा से वापस ले लिया आंदोलन को, तो स्वराज पार्टी वगैरह तो विधानमंडल में चले गए। तो एक रिएक्शन आ गया युवाओं के अंदर, एक असंतोष आ गया, और उस असंतोष से निकला हुआ एक अखिल भारतीय संगठन। राम प्रसाद बिस्मिल जो इस संगठन की स्थापना करेंगे बेटा, वो जो हैं कांग्रेस के गया अधिवेशन में मौजूद हैं जब स्वराज पार्टी की घोषणा हुई। ये कांग्रेस से जुड़े हुए लोग हैं। फिर उनको लगा तुम्हारा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस का खजाना था, हाँ चल, है ना, तुम्हारा पीडब्ल्यू ओनली आईएएस वाला खजाना लूट लिया। खजाने का मतलब कोषागार, पैसा जो होता है ना ट्रेजरी का, एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ट्रेन से जाता था,
एक जगह पर उनको पता चला तो ट्रेन को उन्होंने लूट लिया। ठीक, अभी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु नहीं आएंगे बेटा, ये शुरुआती कहानी आएगी। तो एक क्या चीज हुई कि युवा जो है, युवाओं के भीतर एक प्रकार से असंतोष व्याप्त हो रहा है। असंतोष व्याप्त क्या हो रहा है? चौरी चौरा के बाद। ठीक है, दूसरी चीज है कि युवाओं के बीच में क्रांतिकारी गतिविधियां ज्यादा लोकप्रिय होती हैं। उनको समझ में आता है कि एकदम ढिशुम ढिशुम मारो तोड़ो खत्म करो। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, पहली बार इस असंतोष और क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रति सहज स्वाभाविक आकर्षण के बीच से क्या निकल रहा है? पहली चीज अखिल भारतीय संगठन और साथ ही साथ में विचार, और तीसरी चीज संगठित कार्यवाही। ये जो ट्रेन डकैती है ये इसी तरीके की एक चीज है। ठीक है, एक इसी तरीके की चीज है। तो जरा शुरुआत करो लिखने की। क्रांतिकारी आंदोलन का विकास थोड़ा लिखा दे, उसके बीच से कहानियां निकलेंगी। वाह वाह वाह, चल रहा है देखो, है ना? मनीष एकदम वाह 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 कर रहा। अभी तो हमने बढ़िया वाली नज़्में पढ़ी नहीं है, अभी पहले माहौल बनाओ, जरा लिख के दिखाओ। क्रांतिकारी आंदोलन का विकास, पहला पॉइंट, क्रांतिकारी गतिविधियां छुटपुट रूप से, छुटपुट का मतलब होता है थोड़ा बहुत, छुटपुट रूप से स्थानीय और क्षेत्रीय स्तरों पर पहले से ही घटित हो रही थी। पहले से ही घटित हो रही थी, परंतु असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद युवाओं में असंतोष बढ़ गया। और वे तेजी से क्रांतिकारी आंदोलन की ओर मुड़ने लगे। अगला पॉइंट लिखना, मुड़ने लगे। परंतु इस बार क्रांतिकारी आंदोलन
हमने सेंटेंस क्या बोला, परंतु इस बार फिर क्या बोला है? बच्चे बताओ जरा, एक बार सेंटेंस बताओ, ये अभी जो बोल रहे हो। ये पूरा सेंटेंस बोलो बेटा। नहीं, क्रांतिकारी आंदोलन के पहले, परंतु इस बार, वहां से बताओ। अब आ गई मेरी कॉफी। परंतु इस बार क्रांतिकारी आंदोलन, हाँ चलो, मुझे लगा इसके बीच में भी मैंने कुछ बोला। परंतु इस बार क्रांतिकारी आंदोलन पहले की तुलना में पहले की तुलना में काफी भिन्न था या काफी अलग था। मेरे हाथ में कॉफी है और उधर काफी है ना। काफी भिन्न था, डैश लगाओ, और अगली लाइन से इंडेंट में लिखो पहला पॉइंट। अखिल क्रांतिकारियों का अखिल भारतीय संगठन, अखिल भारतीय संगठन हाँ बेटा माधवी बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच। इतना लंबा उसने पूरा हिंदी में टाइप किया, ठीक है। पहला पहला इंडेंट बुलेट पॉइंट जो मैंने बताया, क्रांतिकारियों का अखिल भारतीय संगठन बनाने का प्रयास किया गया। दूसरा इंडेंट बुलेट पॉइंट, सशस्त्र क्रांति का उद्देश्य बना रहा परंतु अब उसमें विचारधारा का महत्व भी जुड़ गया। कि कोई विचार होना चाहिए भाई, करना क्या चाहते हो सशस्त्र क्रांति में। तो अभी हम लोग देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, रिपब्लिक, ठीक है, और रिपब्लिक डे, गणतंत्र से जोड़ सकते हो ना इसको। और गणतंत्र, जब तुम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि गणतंत्र का मतलब उन लोकतांत्रिक संविधानों से है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो संविधान बना था और दुनिया का पहला लिखित संविधान जो बना था अमेरिका का संविधान, तो वहां से प्रभावित है। अभी नहीं लिखना है, तभी लिखना। तीसरा पॉइंट लिखो, व्यक्तिगत कार्यवाहियों के बजाय, तीसरा इंडेंट बुलेट पॉइंट, व्यक्तिगत कार्यवाहियों की बजाय अब सामूहिक क्रांतिकारी गतिविधियों को अब सामूहिक क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रयास किया गया।
अब लिखो जरा, लिखो, हेडिंग बनाओ, इसके अंदर ही हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। ब्रैकेट में लिखना HRA, HRA और इसमें कुछ प्रीलिम्स के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाएंगे, ठीक है। सुंदरम, मॉक इंटरव्यू मेन एग्जामिनेशन के बाद दो बेटा, कुछ नहीं होता है मॉक इंटरव्यू, केवल आपको आपके भीतर का जो प्रेशर है वो निकल जाता है कि कैसे जाएंगे, कैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कहेंगे, अपनी बात कैसे रखेंगे, तुम्हारा जो डैफ होता है उससे बहुत सारे सवाल तुमको मिल जाते हैं और वहाँ से कमियाँ, लेकिन 2-3 मॉक इंटरव्यू काफ़ी हो जाते, इसलिए बाद में दो बेटा। अभी तक तो मैं ही पढ़ाऊंगा जहाँ तक है ना। अब देखो प्रीलिम्स के हिसाब से इस हेडिंग के नीचे इतना पोल्यूशन है बच्चे कि गला वला सब एकदम चला गया है बुरी तरीके से। बाप रे बाप, कहाँ भाग जाए, क्या करें, हमको समझ में नहीं आता। और कोई चर्चा नहीं कर सकता है, कोई भी चर्चा नहीं कर सकता कि कितना पोल्यूशन है। मतलब मैं तो सोचता हूं कि आर्टिकल 21 के तहत जाकर के जो है कहीं कोई याचना करूं कि भैया ये तो जीवन का अधिकार में, ऐसा थोड़ी ना है कि कोई फांसी चढ़ा देगा, गोली मार देगा तब मरेंगे। ये तो दिन में 60 सिगरेट पी रहे हैं दिल्ली के भीतर इस समय हम लोग, 60 सिगरेट। मैं सिगरेट नहीं पीता हूं, उसके बावजूद 60 सिगरेट पी रहे हैं। तो मार दो भैया, 600 सिगरेट पिलाओ, ठीक है, आबादी कम हो जाएगी दिल्ली की, खत्म है बात। एकदम वो होता है कभी कभी, पता नहीं कहाँ से डेंसिटी आती है कि बहुत गला वाला एकदम बैठ जाता है। चलो मैं जैसे बोल रहा हूं वैसे लिखो बेटा। पहला पॉइंट लिखो, इसके अंदर 1924 में 1924 में पहला तो यही बन जाएगा 1924, ध्यान रखना है। 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में गठित, एक चीज तुमको थोड़ा सा बता दूं, जैसे मैंने अभी क्या कहा, 1924 में उत्तर प्रदेश के कानपुर में गठित, यही लिखा है ना तुम लोगों ने। कई बार तुम लोग कहते हो कि सर याद कैसे करें, पढ़ें कैसे, पूछें कैसे, और मैं बीच बीच में बोल देता हूं कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे तुमने ये लिख दिया है, ये सेंटेंस तुमने लिख लिया है, जब तुम रिवीजन में जाओ और या अभी से कर सकते हो, जैसे ही मैं कह रहा हूं कि ये ध्यान रखना है, उसको टिक लगा लो, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, सवाल क्या आएगा, कब हुआ था। दूसरा सवाल, प्रीलिम्स में इस तरीके से सन वाले सवाल कम आएंगे, लेकिन आपके पीसीएस एग्जामिनेशन में ऐसे सवाल आ जाते हैं, ठीक है ना, आ जाते हैं। दूसरा मैंने कहा सवाल आ सकता है कि HRA का गठन निम्न में से किस स्थान पर हुआ था। आगरा, कानपुर, लखनऊ, दिल्ली। तो क्यों इतना कंफ्यूजन करना, ये ध्यान रखना है। इसमें तुम, मेरा हमेशा एक पढ़ाई का तरीका रहा जो मैं तुमको शेयर कर लूं याद करने के लिहाज से, ठीक है।
याद करने के लिहाज से ये बहुत बढ़िया है। जैसे तुमने अभी पढ़ाई की, तो पढ़ाई करते करते तुम अभी ये नहीं कर रहे हो जब तुम फर्स्ट रिवीजन करो तो फर्स्ट रिवीजन में तुम टिक मार दो। ध्यान रखना मेरी बात, फर्स्ट रिवीजन में तुम टिक मार दो। और टिक मार्क ऐसे लगा सकते हो, बुलेट पॉइंट लगा सकते हो, ठीक है, कहीं कहीं पर अंडरलाइनिंग कर सकते हो, ये कर सकते हो, और पेन के यूज कर सकते हो। दूसरे एक चीज बनाना लिस्ट बनाओ टॉपिक्स की, 1 2 3 4 5 6। मान लो यहां पे क्रांतिकारी आंदोलन है अपने रजिस्टर के सबसे शुरुआत में बनाओ। लेकिन अगर अब तुम्हारे रजिस्टर में शुरुआत में जगह ना बची हो तो अलग से पन्ने लगा करके चिपका दो उसमें। और जानते हो क्या करो, जब तुमने पढ़ लिया है तो टिक कर दो क्रांतिकारी, ठीक। अगली बार जब रिवीजन कर लिया है तब उसको डबल टिक कर दो, डबल टिक कर दो। जब तुम उसका सेकंड रिवीजन कर लो तो डबल टिक के ऊपर एक और बुलेट मार दो, ठीक। और जब तुम फाइनल रिवीजन एग्जाम के पहले कर रहे हो तो इसको टिक करो और टॉपिक को काट दो, कह दो अब तुम कॉपी में नहीं मेरे दिमाग में निवास करोगे, ठीक। और फिर देखो कि ये छोटा सा टोटका है, ठीक है। तुम लोग कहोगे सर हमको टोटकाबाजी भी सिखा देंगे लगता है। ये टोटका है, जरा इसको करके देखो। जैसे जैसे टॉपिक निपटते जाएंगे, लेकिन टॉपिक कहाँ से बनाओगे, जो तुम्हारा पढ़ाई चल रहा है क्लासरूम का टॉपिक वैसे बनाने हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी उठा के जोड़ बटोर के सर मेरे पास 360 टॉपिक लिखे हुए हैं और अभी तक 36 हुए हैं, ये नहीं करना है। जो पढ़ रहे हो उन्हीं के टॉपिक की लिस्ट बनाओ, उसका जरा बताना कि कॉन्फिडेंस कैसा आता है ना। एकदम लगता है कि टॉपिक खत्म ही कर दिया, अब इसके बाद हमारे बाद कोई पढ़वे नहीं करेगा, ठीक। तो इसका ध्यान रखना कि जब फर्स्ट रिवीजन करो तो ऐसे फॉलो करना इसको। अगला पॉइंट लिखो, एचआरए का उद्देश्य, एचआरए जैसा लिखा है वैसे ही, एचआरए का उद्देश्य अमेरिका की तर्ज पर भारत को राज्यों का संघ बनाना, भारत को राज्यों का संघ बनाना और गणतंत्र की स्थापना करना था। सीधा प्रश्न आ जाएगा 1924 में, ठीक है, और गणतंत्र की स्थापना करना था, ऐसे सवाल आ जाएगा। 1924 में गठित एचआरए का उद्देश्य क्या था? पहला उद्देश्य लिख दिया 1917 की रूसी क्रांति की तरह क्रांति करना। दूसरा उद्देश्य लिख दिया अमेरिका वाला। तीसरा उद्देश्य लिख दिया ब्रिटेन की तरह संवैधानिक राजतंत्र बनाना। चौथा उद्देश्य लिख दिया फ्रांस की तरह 1789 की क्रांति करना। ठीक है, ऐसे करके लिखना। हाँ बताओ बेटा नेहा। बहुत बढ़िया चांदनी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऐसे करो बेटा। कानपुर में गठित, बस यही सेंटेंस हो गया, एकता पूर्ण विराम लगाओ बेटा। बच्चे क्लास का दीपिका जो मुझे कहा जाता है बेटा मैं वैसे कर रहा हूं। संघ बनाना, बस
सेंटेंस पूरा हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, कुछ छूटता नहीं है। ठीक, नेहा अपना डालो बेटा डाउट इसमें, मैं बताता हूं, तब तक लिखो आगे। अगला पॉइंट, राम प्रसाद बिस्मिल योगेश चटर्जी, ठीक है, योगेश चटर्जी, कॉमा शचीन्द्र नाथ सान्याल, अशफाक उल्ला खान, आदि इसके संस्थापक थे। अगला पॉइंट, राम प्रसाद बिस्मिल ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में असहयोग आंदोलन की वापसी का ठीक है, अभी क्या पढ़ लो बेटा, अभी जो है 10 क्लास तो लेंगे कम से कम, है ना, 10 क्लास तो और लगेंगी प्रिया। लिखो, असहयोग आंदोलन की वापसी का विरोध किया था। अब ये फैक्ट आ गया ना, किस क्रांतिकारी ने असहयोग आंदोलन की वापसी का गया अधिवेशन में विरोध किया था। किताब को किताब की तरह मत पढ़ो, जैसे मैं तुमको बताता रहता हूं, ठीक है ना। गठित के बाद प्रिया खत्म बेटा, सेंटेंस पूरा, ठीक है, गठित पूर्ण विराम। मैं तुमको जैसे बताता रहता हूं, किताब पढ़ो तो सवाल बना बना के पढ़ो, जैसे मैं बोलता हूं, ठीक है। अगला लिखो, शचीन्द्र नाथ सान्याल ने HRA का संविधान लिखा था। इसको भी प्रश्न बनाओ, किसने लिखा था? शचीन्द्र नाथ सान्याल ने लिखा था। इसी में लिखना, इनकी पुस्तक बंदी जीवन युवाओं में अत्यधिक लोकप्रिय हुई। अत्यधिक लोकप्रिय हुई। और फिर HRA वाली जहां हेडिंग डाली है ना, और जहां ये लिख रहे हो इंडियन पुल एंड पॉइंट, उसी के अंदर एक हेडिंग बनाओ, काकोरी कांड। काकोरी, शचीन्द्र नाथ सान्याल, बच्चे शचीन्द्र नाथ सान्याल। कितने लोग नॉनवेज खाते हैं और उनको कबाब पसंद है? कबाब, और कबाब के अंदर गलावटी कबाब, शामी कबाब, सीख कबाब, ये सब कबाब तो खाते होंगे, लेकिन एक बड़ा जबरदस्त कबाब नॉनवेज खाने वाले उन्होंने खाया हो शायद, उसका नाम है काकोरी कबाब। ठीक है, काकोरी कबाब।
हाँ ये हेडिंग हेडिंग है बेटा। अच्छा, जो खाता है वो जानता होगा, नहीं जानता कोई बात नहीं, अगली बार कहीं काकोरी कबाब मिले तो एकदम बढ़िया से गप से खा जाना। तो काकोरी कबाब होता है। तो काकोरी कबाब का इन्वेंशन काकोरी में ही हुआ था। मतलब ये दूसरा फैक्ट है, ये यूपीएससी में नहीं पूछा जाएगा, ये हमारी चटोरा संस्कृति का अपना तथ्य है। ठीक, तो काकोरी कांड हेडिंग बनाई तुमने, अब उस पर लिखो 9 अगस्त 1900 9 अगस्त 1925 को एचआरए ने अंग्रेजों का खजाना लूटने के लिए लखनऊ के पास स्थित काकोरी कहाँ स्थित है, प्रश्न आ जाएगा। चौरी चौरा कहाँ स्थित है, प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, चौरी चौरा कहाँ स्थित है, क्या लिखा था, गोरखपुर। और काकोरी कहाँ स्थित है, लखनऊ के पास। ठीक है, लखनऊ के पास स्थित काकोरी स्टेशन पर खजाना ले जा रही ट्रेन को लूट लिया। पूर्ण विराम। इसे काकोरी षड्यंत्र केस कहा गया। इसे काकोरी षड्यंत्र केस कहा गया। इस मामले में तीन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा सुनाई गई। डैश लगाओ और अगली लाइन पे लिखना चार लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। 3 नहीं 4 करो बेटा। और अगली लाइन से लिखो डैश लगा करके पहला, क्योंकि इसमें प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्न में से किन क्रांतिकारियों को काकोरी षड्यंत्र केस में फांसी की सजा सुनाई गई, और 4 नाम दे दें या 5 नाम दे दें और उसके बाद कहें कि इसमें कौन कौन से शामिल हैं। ठीक है, ऐसे करना। लिखो पहला राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लाहिड़ी
अब ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स इशारे से जुड़े थे। अभी चलते हैं अगले चरण पर। इसके एक कहानी सुन लो। राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान, एक हिंदू आर्य समाजी और दूसरा एकदम धार्मिक मुसलमान, 5 टाइम की नमाज पढ़ने वाला। अशफाक बिस्मिल को अपना गुरु मानते और बहुत प्यार करते, बहुत प्यार करते। एक बार अशफाकुल्ला खान बीमार पड़े और ये बिस्मिल ने आत्मकथा में लिखा है अपनी। अशफाकुल्ला खान बीमार पड़े, तो बीमार पड़े, हल्की बेहोशी की हालत में गए, तो राम 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 बार बार करे, राम राम। ठीक है। तो इनके घर वाले, इनके पिताजी, इनके रिश्तेदार नातेदार ये पहले से ही चिढ़ते थे। अच्छा तुम बताओ, तुम में से कोई अगर राम प्रसाद बिस्मिल जैसे क्रांतिकारी को गुरु माने और दिन दिन भर बाहर रहे और हर समय कहे कि देश आज़ाद कराना है, आज़ाद कराना है, घर वालों को पता चलेगा तो क्या होगा? ले जूतम जूता। तो घर वाले तो विरोध कर रहे थे कि लड़का लगता है बिगड़ गया। ठीक है, समझ गए? तो उनको लगा कि कहीं राम प्रसाद बिस्मिल की संगत में इस्लाम छोड़कर ये हिंदू तो नहीं बन गया। तब तक कोई क्रांतिकारी मिलने आया, बोले कि ये तो राम राम करता रहता है भैया। ठीक है, अब भाई ये सब बातें नहीं होंगी इधर उधर की। मैंने क्या कहा था, थोड़ा आपस की चर्चा कम रखो बच्चे। मैं कहानी सुना रहा हूं, तुम लोग पता चला वेज नॉन वेज पे भिड़े हो। तो क्या हुआ कि यहाँ राम प्रसाद बिस्मिल, उन्होंने कहा जो क्रांतिकारी आए अशफाक को देखने कि ये बिस्मिल को याद कर रहे हैं, बिस्मिल को बुलाओ। तो फिर बिस्मिल को बुलाया गया, और जब बिस्मिल को बुलाया गया तो इन्होंने कहा, इनके मतलब जो है तबीयत ठीक हुई। जब वो होता है ना कि भैया अशफाक देखो हम आ गए, राम प्रसाद जब आए तो बिस्मिल की तबीयत ठीक है सही होने लग गई। तो ये बड़ा बढ़िया किस्सा है कि कैसे एक हिंदू और मुसलमान दोनों देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, दोनों देश की आज़ादी के दीवाने हैं, और इन लोगों ने भाई हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा। अब देखो जरा, विचार का तो विकास हो गया था, लेकिन अभी था HRA, कब बना? 1924। लेकिन थोड़े समय के बाद एक आदमी आता है, क्रांतिकारी आंदोलन का ध्रुव तारा। कौन है क्रांतिकारी आंदोलन का ध्रुव तारा? ठीक, भगत सिंह। 1928। HRA का नाम बदल कर दिया जाता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ठीक है, HSRA। अब अगर किसी ने क्रांतिकारी आंदोलन के समय या महत्वपूर्ण लोगों के बारे में बात करते समय इधर उधर की बात की, तो मैं कहूँगा ये उन क्रांतिकारियों का सम्मान नहीं करता या करती होगी, तभी इधर उधर की चैट कर रही है ना। ये देश जो तुमको आज दिखाई दे रहा है बेटा, ये बताता है कि कितना बलिदान हुआ है। तुम लोग आज़ादी की लड़ाई पढ़ते समय मन में एक कृतज्ञता का भाव रखो कि ये किसके लिए मर गए। ठीक है, किसके लिए मर गए? चांदनी ने लिखा ना, हमारी जितनी उम्र में तो भगत सिंह को फांसी हो गई, यानी कितने क्रांतिकारी मर गए उस उम्र में, किसके लिए? अरे तुम्हारे लिए, आजाद देश में सांस ले रहे हो। ठीक है, सांस ले रहे हो, हालांकि मैं दिल्ली में सांस ले रहा हूं, इसलिए मेरा थोड़ा सांस लेने का उदाहरण ठीक नहीं है, लेकिन आजाद देश में सांस ले रहे हो, आजाद हो गए हमारे लिए।
इतना कृतज्ञता का भाव तो बेटा बनता है। महाभारत का युद्ध था, महाभारत का युद्ध समाप्त तो हुआ, मैंने तुमको बताया हो शायद। तो द्रौपदी ने भगवान कृष्ण से कहा कि इतना बलिदान क्यों ले लिया, वंश खत्म हो गए, हजारों लाखों लोग मारे गए, ठीक है, तुम तो भगवान थे, सुदर्शन चक्र चलाते सब खेल खत्म हो जाता। तो भगवान ने कहा, भगवान कृष्ण ने कहा कि अगर बिना बलिदान के इनको ये मिल जाता तो आने वाली पीढ़ियां इसकी कीमत नहीं समझती। भैया बलिदान समझ लो ताकि कीमत भी समझ पाओ, है ना। HSRA 1928। अब क्या है, 1917 में रूस में एक क्रांति हुई है, रूसी क्रांति। और जो रूसी क्रांति है वहां से समाजवाद नाम की एक विचारधारा दुनिया में बहुत चर्चित हो जाती है, और उसी के साथ साथ में मार्क्सवाद। अब ये जो युवा क्रांतिकारी हैं और खास तौर पर भगत सिंह, ये इसको पढ़ रहे हैं। भगत सिंह पहले से भी नौजवान भारत सभा नाम का संगठन पंजाब में चला रहे हैं 1926 से, ये इससे जुड़ जाते हैं। HRA में हमने देखा 4 लोगों को फांसी हुई और किसी को अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया, और उसके बाद ये पूरी पीढ़ी उजड़ गई। और इनके बीच में एक और बहुत बड़ा, मेरा बहुत बड़ा एक और हीरो है, चंद्रशेखर आजाद। तुमने इनके बचपन में कोड़े खाने की, इनको 16 बेंतों की सजा हुई थी, और बेंत कैसे मारे जाते थे, तुमको लग रहा होगा जैसे स्कूल में टीचर मारते थे, चटाक 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 16 बेंत मार दिए हाथ पे, नहीं। पीठ को नंगी करके दीवार में बांध दिया जाता था। दीवार में क्यों बांध दिया जाता था, फिजिक्स पढ़े होगे ना। अगर कोई मेरी पीठ पे कोड़ा मारेगा तो ये जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, जो कमांड लेती है, जैसे डंडा पड़ा वैसे आह, ये आह जो होता है आगे की तरफ ना, ये शॉक ऑब्जर्वर है, जैसे गाड़ी में शॉकर होते हैं, ठीक है, शॉकर, ठीक बेटा। लीडर्स जो हैं सबकी शहादत एक बराबर, लेकिन लीडर्स ना होते तो बाकी लोग शायद अपनी जान देने के लिए प्रेरित नहीं होते, इसलिए लीडर्स के ऊपर किताबें लिखी जाती। तो ये शौक होता है। लेकिन अगर मान लो हमको यहां दीवार से बांध दिया जाए तो डंडा लगेगा अगर, तो फिर क्या होगा, आह नहीं कर पाओगे, क्योंकि आगे की तरफ आगे बढ़ने का कोई रास्ता ही नहीं है। तो दीवार पे बांध दिया गया और गुनगुना पानी पीठ पे डाला जाता था। सजाएं समझ लो तुम लोग, 16 बेंत की सजा खाई थी, लग रहा पटर पटर 16 बेंत मार दिए चले आए। गुनगुना पानी डाला, स्किन और नॉर्मल हो गई, और लठ को, जैसे कबाब सेके जाते ना, लठ, मोटे मोटे लठ को आग पे गर्म किया जाता था, और थोड़ी दूर से लठाइत दौड़ता हुआ आता था और दौड़ के मारता था बेत चटाक। जहां बेत लगता था ना, उतनी चमड़ी बेत में चिपक जाती थी। आजाद बहुत कम उम्र में बेत खाए, ठीक, कोर्ट में गए थे, अपना नाम बताया आजाद हूं, ठीक, तो उसके बाद बेत की सजा हुई, कांग्रेस वालों ने कंधे पे उठाया, लेकर के पूरा बनारस शहर घूमे, और वो चंद्रशेखर आजाद क्रांतिकारी बने। और पिछली पीढ़ी और नई पीढ़ी यानी HRA और HSRA के बीच में एक कड़ी है चंद्रशेखर आजाद। इसीलिए चंद्रशेखर आजाद क्या हैं, कमांडर इन चीफ हैं, कमांडर इन चीफ, ठीक। यानी कि अगर प्रश्न पूछ लिया जाए कि HSRA का कमांडर इन चीफ कौन था, ठीक है, कमांडर इन चीफ कौन था,
तो वो चंद्रशेखर आजाद है, भगत सिंह नहीं है। नेता यही है, इनका जलवा बड़ा तगड़ा है, ठीक है। अब हमको मजा आ रहा है, तुम लोग पूरा फोकस किए हो। चंद्रशेखर आजाद का बड़ा जलवा है, मिथक है चंद्रशेखर आजाद का, निशाना बहुत तगड़ा था। और आजाद की किंवदंतियां समझते हो? किंवदंतियां ये होती हैं, जैसे गांधी जी के बारे में किंवदंतियां थी कि गांधी जी की जय बोलोगे तो लाठी गोली असर नहीं करती। गांधी जी के बारे में किंवदंती थी कि गांधी जी 10 मीटर ऊंचे हैं, फीट भी नहीं, 10 मीटर की हाइट है। और गांधी जी जब खड़े होते हैं ना तो लोगों को जो है मतलब जो है, जो अंग्रेज है वो थर थर कांपते हैं। इस तमाम किंवदंतियां चलती थी। तो चंद्रशेखर आजाद की किंवदंती थी, और पुलिस इनके पीछे पड़ी रही, कभी पकड़ नहीं पाई। आखिरी में पुलिस ने जब घेरा तो अपने हाथ से गोली मार ली चंद्रशेखर आजाद ने। तो कुल मिलाकर ये ध्यान रखना है, कमांडर इन चीफ। अब क्या है, समाज और मार्क्सवाद का प्रभाव आ रहा है, और भगत सिंह उस दर्शन से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हैं। और इसलिए HSRA यानी कि HRA और HSRA में एक नया शब्द जुड़ जाता है, उसका नाम है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट यानी समाजवादी, ठीक है। वो समाजवाद का दर्शन, उस समाजवाद का दर्शन यहां पर चला आता। भगत सिंह ने कहा, और चंद्रशेखर आजाद भी काकोरी के बाद इसके विरुद्ध में, उन्होंने कहा अब ये डकैती वकैती मत डालो। एक बार चंद्रशेखर आजाद से किसी ने कहा कि कहीं कोई ऑपरेशन करना है, पैसे की जरूरत है, हम डकैती प्लान कर रहे हैं। तो आजाद ने कहा कि डकैती मत जो है डालो, जितना पैसा आराम से इकट्ठा हो जाए, उसके बाद कांग्रेस से पैसा मांग लो, कांग्रेस पैसा पूरा दे देगी तुमको। और ये वाकई हुआ, कांग्रेस क्रांतिकारियों की मदद करती है, ठीक है, पैसा रुपया से मदद करती है। एक क्रांतिकारी हुआ करते थे, और वो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी थे कानपुर में, जहां ये गढ़ था क्रांतिकारियों का, गणेश शंकर विद्यार्थी, ठीक है, गणेश शंकर विद्यार्थी। पैसा की कोई कमी नहीं है। मोतीलाल नेहरू पैसा दे रहे हैं, लाला लाजपत राय पैसा दे रहे थे एक समय तक, ठीक, जवाहरलाल नेहरू पैसा दे रहे, सब पैसा इंतजाम की, तुम भैया बताओ क्या चाहिए, बोले कि आप पैसा चाहिए, कांग्रेस पैसा वैसा दे देती थी। तो समाजवाद, मार्क्सवाद बेटा ना, कार्ल मार्क्स हुए हैं बहुत बड़े विचारक, तो कार्ल मार्क्स ही समाजवाद के दर्शन को व्यवस्थित रूप देते हैं, इसलिए उनके दर्शन को मार्क्सवाद कहा जाने लगा। समाजवाद का मतलब है समाज का वाद, यानी बराबरी का वाद, शोषण मुक्त समाज का सपना। ये सोशलिस्ट शब्द इसके अंदर आकर के जुड़ जाता। तो ये जो चरण है, इसमें भगत सिंह के प्रभाव से क्या होता है कि ये डकैती वकैती जैसी सारी जो है कार्यवाहियां वो बंद कर देते हैं, और कहते हैं कि क्रांतिकारी संगठन बनाना होगा, ठीक है, क्रांतिकारी संगठन बनाना होगा। और वो क्रांतिकारी संगठन बनाते बनाते आगे की जो कहानी है, एक सैंडर्स की हत्या और तमाम सारी चीजें वो अब आएंगी। पहले जरा लिखो, अगली हेडिंग डालो, इसी में जैसे HRA लिखा था वैसे लिखो, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। पहला पॉइंट, 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला
दिल्ली के फिरोज शाह कोटला एक स्टेडियम है अब ना, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। ये फिरोज शाह तुगलक जो हुआ करता था, तो उसने अशोक का एक स्तंभ दिल्ली मंगवाया और वहां पर कोटला में स्थापित किया। ठीक है, तो उसका नाम था फिरोज शाह कोटला। दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में एचआरए का नाम बदलकर एचआरए का नाम बदलकर HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA का गठन हुआ। एचआरए में सोशलिस्ट शब्द को जोड़कर रूसी क्रांति की तर्ज पर, तर्ज का मतलब होता है उसी पैटर्न पर, है ना, तर्ज का मतलब पैटर्न, जोड़कर रूसी क्रांति की तर्ज पर एक क्रांतिकारी विचारधारा और संगठन के निर्माण का प्रयास शुरू हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, HSRA का उद्देश्य वर्ग शोषण का अंत, एक वर्ग दूसरे वर्ग का जो शोषण करता है, पूंजीपति किसान का शोषण करता है, ठीक है, पूंजीपति मजदूर का शोषण करता है, जमींदार किसान का शोषण करता है, तो उसका अंत, वर्ग शोषण का अंत, कौमा पूंजीवाद का विरोध, पूंजीवाद, ठीक है। जब हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो पूंजीवाद, मार्क्सवाद, समाजवाद, इनके बारे में ज्यादा पढ़ेंगे, है ना। पूंजीवाद का विरोध और किसान मजदूर कौमा युवाओं एवं छात्रों को संगठित करना था। पूर्ण विराम। अगला पॉइंट, चंद्रशेखर आजाद HSRA के कमांडर इन चीफ थे। HSRA के कमांडर इन चीफ थे। अगला पॉइंट, परंतु इसका वैचारिक नेतृत्व भगत सिंह के पास था।
1926 में, इसी के आगे लिखना, 1926 में भगत सिंह ने लाहौर में, भगत सिंह ने लाहौर में नौजवान भारत सभा, नौजवान भारत सभा की स्थापना की थी। उनके द्वारा लिखित, उनके द्वारा लिखित महत्वपूर्ण लेख व कृतियां, महत्वपूर्ण लेख व कृतियां इस प्रकार हैं, क्योंकि यहां से सवाल कभी भी बन जाएगा। डैश लगाओ, इंडेंट पे लिखना शुरू कर दो। उनकी तो बहुत लिखा है भगत सिंह ने। चांदनी ने जैसा कहा कि 23 साल, ठीक है ना, 23 साल की उम्र में भगत सिंह को फांसी की सजा हो गई। कितना पढ़ा वो व्यक्ति और कितना सोचा, ठीक है, बिल्कुल शिवा, बहुत अच्छा। और कौन सी कृतियां हैं? ऐसी बातें करो, बस ऐसी बातें बताओ मुझे। शिवा सोनार ने जैसा लिखा, ठीक, वाई एम एन अथीस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ठीक है, और बताओ, ठीक। तो डैश लगा के अगली लाइन से लिखो। पहला तो यही लिख लो, मैं नास्तिक क्यों हूं। सुबह तुम फ्रेश होते हो ना बेटा, मैं भी अपेक्षाकृत फ्रेश होता हूं। हालांकि इस समय दिल्ली में सुबह के टाइम हवा की क्वालिटी ज्यादा खराब रहती है, ठीक है। क्लास 4th चैप्टर का हिस्सा है ना, पढ़ा होगा तुम लोगों ने। कोई उम्र नहीं थी सुरजीत, ठीक। लिखो, मैं नास्तिक क्यों हूं। इसमें जो है, दरअसल उनके पिताजी गए जब ये जेल में बंद थे, फांसी की सजा हो गई। जेल नोटबुक तो है ही है, जेल नोटबुक है, लेकिन जेल नोटबुक उनकी जो है मिली नहीं, तो दस्तावेजों का संकलन हो गया, वो कहीं मिस हो गई। क्या ही चीज लिखी होगी उन्होंने, ठीक है ना। क्या मैं कह रहा था, हाँ, उनके पिताजी फिर जेल गए। पिताजी ने कहा कि बेटा अंग्रेजों के लिए माफी लिख दो, माफी मांग लो। गायब हो गई बेटा, जेल से ये निकलने ही नहीं देते थे। बड़ी मुश्किल से जो है जेल से कुछ निकल सकता था बाहर। इसमें कई किताबें बाहर लिखी गई, कुछ एक मिल गई। पिताजी ने कहा कि अंग्रेजों से माफीनामा लिख दो, माफी मांग लो, तो भगत सिंह ने मना कर दिया। जेलर आता था, जेलर ने कहा कि बेटा जिंदगी भर तुमने वाहे गुरु को नहीं माना, ईश्वर को नहीं माना, आखिरी समय में ईश्वर को याद कर लो। और उन्होंने किताब लिख डाली, लंबा लेख है, किताब नहीं है, लंबा सा लेख है, मैं नास्तिक क्यों हूं। और उसमें इतनी खूबसूरत ढंग से अपना पक्ष रखते हैं। मैं आस्तिक हूं, मैं आस्तिक हूं, इसके बावजूद मैं मानता हूं कि नास्तिकता के पक्ष में भगत सिंह ने 23 साल की उम्र में जो तर्क दिए हैं, बड़े बड़े बुद्धिजीवी वैसे तर्क नहीं दे पाते। खूबसूरत। अगली किताब लिखो, ड्रीमलैंड की भूमिका। किसी ने किताब लिखी ड्रीमलैंड, उससे कहा, ठीक है, उससे कहा उसके लिए शिवा तुमको मैं नास्तिक क्यों हूं पढ़ना पड़ेगा। उन्हें तीर
धनुष का बहुत अच्छा ज्ञान था। बिल्कुल रितिका जरूर रहा होगा। ठीक, चलो तो अभी मैं क्या बोल रहा हूं, अगला ड्रीमलैंड की भूमिका। अगला लिखो, सांप्रदायिकता का इलाज। सांप्रदायिकता का इलाज। क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा। क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा। ठीक है, और आखिरी लिखो, नवजवान भारत सभा का घोषणा पत्र। ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन ये 4-5 ऐसे महत्वपूर्ण हैं जिनसे तुमको समझ में आ जाएगा। अगला पॉइंट लिख, आखिरी पॉइंट लिख लो, फिर कुछ समझाऊंगा। भगवती चरण वोहरा ने, भगवती चरण वोहरा, अभी सुनना कहानियां इनकी भी। भगवती चरण वोहरा ने गांधी जी के एक लेख के जवाब में गांधी जी के एक लेख के जवाब में बम का दर्शन, बम का दर्शन नामक पुस्तिका लिखी, जिसे भगत सिंह ने अंतिम रूप दिया। तो अब इसमें क्या होता है कि बम का दर्शन किसने लिखी, तो भगवती चरण वोहरा ने लिखी। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि बम का दर्शन भी भगत सिंह ने लिखी, इसका ध्यान रखना है। और बम का दर्शन वाली कहानी समझ गए तो तुम सवाल जो आएगा वो सही कर जाओगे। ठीक है बिल्कुल। अब देखो क्या हुआ। ठीक, ये सब कहानियां तो हो गई। 28 में HSRA, अब हिंसक गतिविधियां, क्रांतिकारी गतिविधियां नहीं करेंगे, नहीं होगा। लेकिन भाई अंग्रेज करने दें तब ना। मतलब कभी कभी होता है ना कि साला परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि तुम पढ़ने बैठे हो और तुमने कसम खाई है कि आज हम 8 घंटा पढ़ेंगे, और पूरे दिन माहौल ऐसा रहा कि 8 मिनट ठीक से नहीं पढ़ पाए। यहां पर हालत यही है भैया, यहां पर हालत यह है कि ये सब जब बना, क्या हो रहा है, ये सब जब बना उसके पहले ही भारत आ गया था एक कमीशन, एक आयोग 1927 में, जिसका नाम है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या करने आया था, सीधा सवाल भी आ जाएगा प्रीलिम्स में। क्या करने आया था? 1919 के एक्ट की समीक्षा, कि भाई 1919 का एक्ट हो गया है पुराना, 8 साल हो गए हैं। भारत में साइमन कमीशन ने कहा कि हम 1919 के एक्ट में सुधार के लिए बातचीत करने आए हैं, लेकिन इसमें एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। एक भी भारतीय शामिल नहीं है, और तुम हमसे पूछने आए हो, ठीक, कि जो है
हम आपके लिए कानून बनाना चाहते हैं। तो विरोध तो शुरू हो गया। साइमन गो बैक, उसने कहा, साइमन ने, कि हम भारत में एक उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए बात करने आए। उत्तरदायी सरकार। 1919 के एक्ट ने क्या किया था? द्वैध शासन लाए ना, याद है ना? हस्तांतरित और आरक्षित विषय वाली कहानी, ठीक है। इन्होंने कहा कि एक उद्देश्य है कि हम भारत में द्वैध शासन समाप्त करेंगे और उत्तरदायी शासन की स्थापना करेंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब स्वतंत्रता आंदोलन बहुत आगे चला गया है, तो पूरे देश में हो गया विरोध प्रदर्शन। और इस विरोध प्रदर्शन के बीच में 1928 आ गया। 1928 में क्या हुआ? ये आकर के बहुत से लोगों से बातें कर रहे थे और देश भर में प्रदर्शन चल रहे थे। लाहौर में एक जुलूस निकल रहा है और उस जुलूस में सब शामिल हैं और उसका नेतृत्व कर रहे हैं लाला लाजपत राय, कांग्रेस के नेता हैं। कांग्रेस के नेता हैं, वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं। बुजुर्ग आदमी है, तुमने फोटो देखी होगी लाला लाजपत राय की। सर पे पगड़ी जो है पहनते थे। पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और लाठीचार्ज की वजह से उनके सर में चोटें आईं। कई लोग उनके ऊपर कूद गए कि उनको बचाया जा सके, लेकिन चोटें लग चुकी थी। बुजुर्ग आदमी थे। लाला लाजपत राय की सर पर चोट लगने से मृत्यु। एक कांग्रेसी और भगत सिंह वगैरह लाला लाजपत राय की आलोचना भी करने लगे थे, क्योंकि लाला लाजपत राय थोड़ा थोड़ा हिंदूवादी होते जा रहे थे। तो भगत सिंह वगैरह ने लाहौर में पर्चे लगाए। द लॉस्ट लीडर एक पोयम थी, उस पोयम के पर्चे लगा दिए। उसका एक लाइन था कि चांदी के चंद सिक्कों की खातिर इसने हमें बेच दिया। ये लाला लाजपत राय की आलोचना कर रहे हैं खुल के। लेकिन जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई तो HSRA के इन नौजवान लड़कों ने कहा कि हमारे बुजुर्ग पे लाठी चलाइए। देखो बेटा, मतभेद और मनभेद अलग अलग चीजें हैं। वैचारिक मतभेद हो सकता है, यानी मेरा विचार अलग, तुम्हारा विचार अलग, लेकिन अगर तुम पर कोई खतरा आए तो मैं कूद पड़ूं और मुझ पर कोई खतरा आए तो तुम कूद पड़ो। यह होता है कि मनभेद नहीं है, मतभेद है। क्रांतिकारियों में और किसी भी नेता में मतभेद हो सकता, मनभेद नहीं था। इन्होंने कहा कि रंग दे बसंती फिल्म देखी है ना, रंग दे बसंती, हम लाला जी की मौत का बदला लेंगे। क्रांतिकारियों ने कहा कि हम लाला जी की मौत का बदला लेंगे, और लाला जी पर जो लाठी चलाई उस ऑफिसर का नाम था स्कॉट। स्कॉट। और इन्होंने कहा कि हम स्कॉट को मार देंगे, इसका तो बदला लेना पड़ेगा, मौत का बदला मौत। अंग्रेजों ने क्या सोचा है कि हमारे ऐसे बुजुर्ग नेताओं के ऊपर ये लाठी चलाएंगे और इस देश के युवा चुप बैठेंगे। स्कॉट को मारना है, पूरी प्लानिंग बनाई गई। लेकिन वहां पर जय गोपाल नाम का एक क्रांतिकारी था, बाद में सरकारी मुखबिर बन गया। उसकी रेकी में गड़बड़ हो गई। उस दिन स्कॉट छुट्टी पे था और उसकी जगह आया था सॉन्डर्स। इन लोगों ने चूंकि तैयारी करी ली थी, गलती से सॉन्डर्स को मार दिया और यह हो गया सॉन्डर्स का हत्याकांड। सॉन्डर्स का हत्याकांड। उसके बाद पुलिस लगी इनको ढूंढने, और ढूंढते ढूंढते कहानी क्या थी, पिछली स्लाइड में लग रहा था कुछ कहानी और बनेगी, लेकिन साइमन कमीशन ने सब बर्बाद कर दिया।
और कहानी किसी दूसरी दिशा में चली गई। कभी कभी सोचता हूं कि भगत सिंह अगर जिंदा रह जाते क्या ही मजा आता। और ये ध्यान रखना कि अगर भगत सिंह जिंदा रह जाते, गारंटी से, क्योंकि मैंने भगत सिंह को बहुत पढ़ा है और बाद की राइटिंग्स में ऐसा लगता था जैसे भगत सिंह भी उसी तरीके से धीरे धीरे सोचने लगेंगे जैसे गांधी नेहरू सोच रहे थे। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर भगत सिंह जीवित रहते तो जैसे नेहरू जो है बने, गांधी जी के शिष्य बने और उन्होंने इतना योगदान दिया, भगत सिंह भी अगर जीवित रहते, बाप रे बाप, इस देश का सौभाग्य होता। ठीक है ना, देश का सौभाग्य होता। लिखो, अगली हेडिंग डालो, साइमन कमीशन 1927। ठीक है, 1927 पहला पॉइंट लिखो। साइमन की अध्यक्षता में, साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग 1927 में, एक आयोग 1927 में भारत भेजा गया, भारत भेजा गया इसका उद्देश्य, इसका उद्देश्य उन्नीस सौ 19 के एक्ट की समीक्षा करना, उन्नीस के एक्ट की समीक्षा करना और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। अगला पॉइंट, मैं सोचता हूं कि तुम्हारा बैच मुझे जो है ना, संकल्प बैच में तुम लोग ना मिलते। इसमें से कुछ बच्चे जो है बहुत आते हैं बेटा, बहुत आते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत हैं। तुम लोग हमको क्लास 4th 5th में मिल जाते, कितना अच्छा होता। मैं कहता कि टेबल पे खड़े हो जाओ, कान पकड़ के खड़े हो जाओ, ठीक है ना। और या कभी कभी जो है कहता इसे हाथ खोल के सब लोग खड़े हो, दो दो बेंत की सजा, कितना मजा आता क्लास 5th 6th में। हालांकि अब तो टीचर मारने ही नहीं देते, मतलब ये कानून आ गए नए, टीचरों के बेचारों के हाथ बंद हैं। अब कोई क्या बताए कि कैसी हालत है, एकदम रुक ही जाते हैं, चल रहे। अरे भगत सिंह की बात हो रही है, चुपचाप बैठो, चुपचाप भाव से सुनो, ठीक। और नई चैट बॉक्स में चैट की स्वतंत्रता अंग्रेजी राज में पता नहीं मिलती कि ना मिलती है ना, थोड़ा गंभीर होके बैठो। चलो, हाँ, 1919 के एक्ट की समीक्षा और उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। अगला पॉइंट, परंतु इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया, परंतु इसमें एक भी भारतीय शामिल नहीं किया गया। इसलिए कांग्रेस सहित सभी दलों ने
इसलिए सभी दलों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। अगला पॉइंट, लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में, लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में एक जुलूस पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तीस अक्टूबर 1928 को 30 अक्टूबर 1928 को इन्हीं घावों के चलते लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। क्रांतिकारियों ने लाला जी की हत्या का बदला लेने का लाला लाजपत राय की हत्या का बदला लेने का निर्णय लिया। जबकि वे यानी क्रांतिकारी है ना, जबकि वे लाला जी के हिंदूवादी झुकाव के कारण उनकी आलोचना करते थे। क्रांतिकारियों ने, ये सवाल भी कभी भी आ सकता है, क्रांतिकारियों ने लाला जी के विरोध में रॉबर्ट ब्राउनिंग की कविता द लॉस्ट लीडर, लॉस्ट का मतलब हमारा नेता जो खो गया, ठीक है, द लॉस्ट लीडर के पोस्टर तक निकाले थे। अगला पॉइंट, 17 दिसंबर 1928 को लाला जी पर लाठीचार्ज करने वाले स्कॉट की बजाय
स्कॉट की बजाय गलती से सॉन्डर्स मारा गया। सॉन्डर्स मारा गया और पुलिस ने क्रांतिकारियों पर भयानक दमन चक्र चलाया। ठीक है, अब देख लो जरा, अब बेचारे सब छुप रहे हैं। ठीक है, सोनू साइमन कमीशन का विरोध, साइमन गो बैक, ये जुलूस था बच्चे। अब क्या हुआ कि छुपो भागो। भगत सिंह पगड़ी पहनते थे तो उनको कहा गया कि भाई भगत सिंह को कैसे निकाला जाए। बाकी सब लोग छुप गए इधर उधर। चंद्रशेखर आजाद को तो पुलिस पकड़े नहीं पाती थी, कुछ भी बन जाते थे, कभी भिखारी बने, कभी रिक्शा वाला, कभी पल्लेदार, ठीक है ना, कभी साधु बने, कभी शिक्षक बने, कुछ बन जाते थे। लेकिन भगत सिंह को छुपाना बड़ा मुश्किल था। तो भगत सिंह ने अपने केश काटे, दाढ़ी बनाई और ये वाली मूछें रख ली और पहन लिया हैट। ठीक है, हैट, और चल दिए। और उनकी पत्नी बनी भगवती चरण बोहरा की जो पत्नी थी दुर्गा भाभी। अरे क्या बात है, एक बार मैं लखनऊ में दुर्गा भाभी ने एक विद्यालय बनाया था, बाद में मैं वहां गया, ना आंख में आंसू आ गए दुर्गा भाभी की जगह पे जाके। दुर्गा भाभी मतलब बाघिन, इतनी निडर महिला, उनकी जैसी हिम्मत, छोटा बच्चा है, पति है, सब कुछ है, सब कुर्बान। दुर्गा भाभी के साथ निकले। इन लोगों ने अगले दिन लाहौर में पोस्टर निकाले। ठीक है, सही कह रहा है विशाल। अभी रुक जाओ, खत्म करेंगे फिर से, बंद। तो पोस्टर निकाले, और पोस्टर निकाले क्या, उन्होंने दुख व्यक्त किया कि हमसे गलती से सॉन्डर्स मारा गया, स्कॉट हम मारना चाहते थे, गलती से मारा गया। उसमें उन्होंने लिखा कि हम मनुष्य के जान की कितनी कीमत मानते हैं। एक बार चंद्रशेखर आजाद वगैरह, कोई मंदिर था, वहां एक मूर्ति थी अष्ट धातु की, बड़ी महंगी। तो चंद्रशेखर आजाद को किसी ने कहा पैसे की जरूरत है, क्या किया जाए? तो बोले कि मंदिर की मूर्ति ले लो, भगवान तो अपने हैं, भगवान हमारे साथ है, मूर्ति ही तो है, तो पैसा मिल जाएगा। तो 3 दिन चंद्रशेखर आजाद और क्रांतिकारी मंदिर में भक्त बन के गए। लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि मंदिर में वो अकेले हों, वहां का पुजारी जरूर रहता था। और सबको ये हिदायत थी कि जब तक चंद्रशेखर आजाद नहीं कहेंगे तब तक एक्शन नहीं होना चाहिए। अब ये लड़के जो नए नए थे ऊब रहे हैं कि अरे यार खाली ये बुढ़ा पुजारी बैठा है, इसको मारो गोली तो सीधे जो है मूर्ति ले चलो। तो 3 दिन जब वापस लौटे तो एक लड़के ने कहा कि अरे आजाद खाली जो है पुजारी था, कमांडर बताते खट से गोली मारो, पकड़ो, चल दो मूर्ति लेके। तो चंद्रशेखर आजाद ने उसको समझाया कि हम लोग क्रांतिकारी हैं, हत्यारे नहीं हैं। आजकल क्या है, चंद्रशेखर आजाद तमंचा लगाए हुए हैं, ठीक है ना, तमंचा लगा हुआ है, अब मूछों पे ताव दे रहे हैं। लोग अपने कार के पीछे स्टिकर लगा लेते हैं, लगता है फिर आना पड़ेगा। अरे कोई गुंडा बदमाश है क्या? क्रांतिकारी है यार, क्रांतिकारी, ठीक है। खैर, तो अब क्या हुआ कि बेचारे सब छुपे हैं और बड़ी आलोचना चल रही है। तो ये विचार आया कि अपना पक्ष जनता तक पहुंचाने के लिए जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है
ठीक है ना। असेंबली में बम फेंकना चाहिए हमें, ऐसा बम जो धमाका करे, जान न ले, खाली जगह पर हम पटाखा फोड़ेंगे, इसे समझ लो, असेंबली में, और फिर गिरफ्तारी दे देंगे। तो यह हुआ कि क्या क्या गिरफ्तारी देने के बाद होगा, उन्होंने कहा कि हम अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे और जो भाषण देंगे वो अखबारों में छपेगा, जनता को पता तो चले हमने क्या किया और हम क्या करना चाहते हैं। तो अब हुआ असेंबली में बम वाला कांड। अब अगला पॉइंट लिखो। क्रांतिकारियों ने जनता तक अपना पक्ष पहुंचाने के लिए सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, केंद्रीय विधायी सभा, केंद्रीय धारा सभा भी लिखते हैं कभी कभी, में हानि रहित बम फेंकने का निर्णय लिया। पूर्ण विराम। 8 अप्रैल 1929 को बम फेंक कर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, किसने बम फेंका? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। उन्होंने एक पर्चे में, और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है, उन्होंने एक पर्चे में फ्रांसीसी क्रांतिकारी एडॉर्ड वेला को उद्धृत करते हुए कहा, उद्धृत यानी कोट करते हुए, है ना, उद्धृत करते हुए कहा, डैश लगाओ, बहरे कानों को सुनाने के लिए, कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की जरूरत होती है। लिखो अगला पॉइंट। तेईस मार्च 1931 को 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों के नाम कभी भी लिस्ट बना के देंगे कि किसको किसको फांसी हुई थी। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, फिर अगला पॉइंट PYQ को
सॉन्डर्स हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई गई। सॉन्डर्स हत्याकांड में फांसी की सजा सुनाई गई। अगला पॉइंट, इसके पहले 27 जनवरी 1931 को इसके पहले 27 जनवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद को पुलिस ने घेर लिया। कई घंटों तक लड़ने के बाद आजाद ने कनपटी पर गोली मारकर शहादत दे दी या बलिदान दे दिया। अब एक छोटी सी हेडिंग बनाओ, कुछ अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां। 2-3 पॉइंट है इसमें, जल्दी से लिख लो। कुछ अन्य क्रांतिकारी गतिविधियां। पहला पॉइंट, 1924 में बंगाल में गोपीनाथ साहा बंगाल में गोपीनाथ साहा को चार्ल्स टेगार्ड की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। इसके विरोध में हुए प्रदर्शनों में सुभाष चंद्र बोस भी गिरफ्तार हुए। फिर लिखो, 1930 में मास्टर सूर्य सेन 1930 में मास्टर सूर्य सेन के नेतृत्व में चटगांव सशस्त्र विद्रोह हुआ।
अगला पॉइंट, वे एक स्कूल टीचर थे। वे एक स्कूल टीचर थे और उन्होंने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी और उन्होंने इंडियन रिपब्लिक आर्मी की स्थापना की थी। ठीक है, लिखो, प्रीतिलता वाडेदार कल्पना दत्त गणेश घोष और लोकीनाथ बाउल उनके सहयोगी थे। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, यह विद्रोह आयरलैंड के ईस्टर विद्रोह से प्रेरित था। आयरलैंड के ईस्टर विद्रोह से प्रेरित था। ठीक है, ये हो गया हमारा क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है ना, कल हम लोग आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन की ओर बढ़ते हुए। तो नेहरू रिपोर्ट जो साइमन कमीशन के जवाब में बनेगी, फिर जो है लाहौर कांग्रेस 1929 की बहुत महत्वपूर्ण है जहां से सवाल आता है, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन पर बात करेंगे। ठीक है ना, तो हम लोग 33-34 कल पहुंच जाएंगे, आखिरी 10 साल करेंगे। आज 10 मिनट पहले तुम लोगों को मुक्त करता हूं। ठीक है ना, देखो मानसी, गांधी जी लगभग 6 साल अंग्रेजों की जेल में रहे, खुद 6 साल, और उनके ऊपर 5 बार जानलेवा हमला हुआ, लेकिन उन्होंने पुलिस की सेवा नहीं ली क्योंकि ब्रिटिश पुलिस है। बाद में भी उन्होंने कहा पुलिस नहीं चाहिए। 1942-43 में ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर चर्चिल कहता है कि गांधी आमरण अनशन पे बैठे हैं, इनको मर जाने दो, इनका अंतिम संस्कार जल्दी जल्दी करके इनको निपटा दो। तो अंग्रेज सरकार खुद गांधी को मारने पर तुली हुई है। तो गांधी जो कर सकते थे वो यही कर सकते थे कि इरविन से कहते कि हम आपसे समझौता नहीं करेंगे, इरविन पैक्ट की बात करेंगे तब इस पर बात कर लेंगे। लेकिन गांधी खुद ही अंग्रेजों के शिकार हैं भाई। तो गांधी पर अननेसेसरी ये जो है आरोप लगा दिया जाता कि गांधी जी चाहते तो बचा सकते थे, नहीं बचाया क्योंकि गांधी जी से ज्यादा भगत सिंह लोकप्रिय हो गए थे। ये सारी चीजें ना प्रोपेगेंडा, इस पर हम लोग तब बात करेंगे जब गांधी इरविन पैक्ट। मिलते हैं कल की क्लास में, ठीक है।